नमस्कार। देश ने फैसला सुना दिया है। एनडीए ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी अकेले अपने दम पर वो जादुई आंकड़ा पार करने की तरफ बढ़ रही है जिससे कि संसद में अकेले उसे बहुमत मिल जाएगा। हम इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए फटाफट सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त देश की राजनीति में जनता ने किस तरीके से सब कुछ पलट कर रख दिया है। जी हां, देश की संसद की तस्वीर अब कैसी होगी, जरा उसका आंकड़ा फटाफट आप देख लीजिए। जो नतीजे इस वक्त तक रुझान और नतीजे हमारे पास आ रहे हैं 543 में से 543, उसके मुताबिक 333 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी इस वक्त या तो आगे चल रही है या फिर जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कुल मिलाकर 61 सीटों पर सिमटते हुए इस वक्त तक देश भर में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि जो भी बहुमत हासिल कर ले वो दौड़कर संसद के अंदर घुस जाए। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी दौड़कर संसद के अंदर 333 सीटों के साथ घुसते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार बहुमत हासिल कर चुकी है। रुझानों और नतीजों से इस वक्त तक यह एहसास मिलने लगा है। और न सिर्फ बहुमत हासिल कर चुकी है, 30 साल में पहली बार कोई सरकार ऐसी होगी जिसमें कोई गठबंधन की मजबूरी नहीं होगी, जिसमें पूरी तरह से सरकार की ताकत उसके अपने हाथ में होगी। यह देखिए जरा, देश के नक्शे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से गणित बैठा है पूरा चुनाव के दौरान जब नतीजा आया है वोटों का 2014 का। यह तस्वीर आपके सामने है। कुल मिलाकर इस वक्त की यह स्थिति है। भारत का वो हिस्सा जो आप देख सकते हैं लगभग पीले रंग में रंगा हुआ है, वो बीजेपी के इलाके हैं जहां बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। हरा हिस्सा वो है जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा आप देखिएगा नीला हिस्सा वो है जहां अन्य दलों को जीत मिली है, छुटपुट दलों को जीत मिली है, या आप कह सकते हैं जहां तीसरे मोर्चे ने अपना दाव आजमाया था और वो कामयाब रहा। लेकिन जरा इस तस्वीर को फिर से एक बार बदलते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं और क्या क्या पहलू इस नतीजे के अब तक सामने आ रहे हैं। बीजेपी जीत चुकी है, नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोनिया गांधी उनके साथ थी। दोनों नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं और साथ ही साथ कंजूसी करते हुए सही, कम से कम बधाई दोनों नेताओं ने बीजेपी की सरकार को बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए हुए दे दी है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां कहा जाता है कि यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। यह साबित कर दिया बीजेपी के नेता अमित शाह ने कि मास्टरी उन्हीं की है जब बात चुनाव मैनेजमेंट की आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो सकता है 70 से ज्यादा सीटें 80 में से अपने नाम करने में कामयाब हो जाए। यह पूरा आप देख सकते हैं यूपी भगवा रंग में रंग गया, क्योंकि पूरे यूपी पर लगभग बीजेपी ने कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों को लाले पड़ गए। एक दहाई के अंक में तीनों पार्टियां इस वक्त सिमट गई हैं। यह दिल्ली की तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो स्थिति है उसमें 7 सीटें और 7 सीटें बीजेपी के खाते में, 7 नए सांसद। शायद बीजेपी ने भी ऐसी जबरदस्त जीत की उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि हम आपको बता दें कि एक ऐसा एग्जिट पोल था जिसने अनुमान जो लगाया था वो पूरी तरह से सटीक लगाया था, 340 के आसपास। ये महाराष्ट्र की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है और इसी तरीके से एक एक करके सारे राज्य हम आपको दिखाएंगे यहां पर कि कैसे बीजेपी ने तमाम राज्यों में लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी 42 सीटें महाराष्ट्र में लेकर आए हैं। 6 सीटें कुल मिलाकर कांग्रेस और एनसीपी के खाते में आई हैं। अब मध्य प्रदेश भी देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। वहां आप देख सकते हैं कुल मिलाकर सीटें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। 27 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में चली गई हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। यहां भी लगभग पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। मध्य प्रदेश के बाद
अगला राज्य हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान। वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीता था और बड़े जबरदस्त तरीके से जीता था और उस बढ़त को बीजेपी ने बरकरार रखा है। राजस्थान में जितनी सीटें थी वो सारी बीजेपी के खाते में आई हैं। कांग्रेस अपना खाता भी राजस्थान में नहीं खोल पाई। क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर लिया। अब जरा बिहार आपको लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी के साथ गठबंधन किया एलजेपी ने, वो फायदे में रही और बीजेपी के साथ नाता तोड़ा नीतीश कुमार ने और वो बेहद नुकसान में रहे। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। इस वक्त जो आंकड़ा है वो आपको ये बताता है कि बीजेपी के खाते में 31 सीटें आ रही हैं बिहार में। कांग्रेस के खाते में कुल मिलाकर 6 सीटें आ रही हैं बिहार में। जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई है और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के घर के जो अपने लोग थे वो भी हार गए और जो इकलौते लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार जीते, पप्पू यादव, वो भी लालू यादव से बगावत करने के बाद चुनाव मैदान में आए हैं, वो जीते हैं। पश्चिम बंगाल का भी हाल जरा देख लीजिए। बीजेपी के लिए यहां भी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जहां बीजेपी का कभी नाम लेवा नहीं था वहां पर भी मोदी की लहर काम कर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी 2 सीटों पर दस्तक दी है, अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। टीएमसी हालांकि 34 सीटें यहां पर निकाल कर लाई है। हम आपको बता दें कि बीजेपी बहुत ज्यादा शायद यहां पर उम्मीद कर भी नहीं रही होगी और 2 सीटें जीतना ही बीजेपी के लिए इस इलाके में बड़ी बात है। और अब हम आपको जरा दिखाते हैं इन बड़े राज्यों के बाद देश की संसद अब आपको कैसी दिखाई देगी। यह तस्वीर हटाकर हम आपको यहां पर देश की संसद की एक तस्वीर लगाकर दिखाते हैं। यह देश की संसद की तस्वीर है। आप जब संसद में जाएंगे देश की, तो अब आपको पूरी संसद बीजेपी के रंग में रंगी हुई नजर आएगी क्योंकि बीजेपी 334 सीटों पर है इस वक्त अपने सहयोगियों के साथ। कांग्रेस 61 पर सिमट गई है, लेफ्ट के पास 10 सीटें हैं और 138 सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं जिनमें छोटे क्षेत्रीय दल हैं सारे, और वो गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे और उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा अपनी मर्जी के पद मांगने का, मंत्रिमंडल में जगह पाने का। वो सारे इरादे, वो सारी तैयारियां छोटी पार्टियों की धरी की धरी रह गई। जिस तरीके का बहुमत आज बीजेपी को जनता ने दे दिया है वोटों की गिनती के बाद, यह तस्वीर साफ हो रही है। मैंडेट बिल्कुल साफ है, पूरी तरह से साफ है। और साथ ही कुछ तस्वीरें आपको हम और दिखाते हैं फटाफट। जनता ने वंशवाद को नकार दिया। सवाल यह भी है, क्या यह गांधी युग के अंत की शुरुआत है? 196 सीटों का नुकसान हो गया है कांग्रेस को, लेफ्ट को 14 सीटों का नुकसान हो गया है, अन्यों को जरूर 35 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी गठबंधन 334 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत क्या देश में हो गई है? गांधी युग के अंत की शुरुआत क्या देश में हो गई है? एक फटाफट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इट इज ए पीपुल्स मैंडेट फॉर ए चेंज। यह परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। देश के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट, गांधी युग का अंत, मोदी युग की शुरुआत। देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। देश की जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी पर सवार बीजेपी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर भारी बहुमत हासिल किया। रुझानों और नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने अकेले दम पर 272 का आंकड़ा पार कर लिया। सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अटल जी की वह उक्ति अच्छी तरह याद है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा।
देश का फैसला क्या इस ओर इशारा करता है कि आजादी के बाद से चली आ रही वंशवाद की राजनीति पर जनता ने कील ठोक दी है। 2014 से पहले गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की इतनी बड़ी और शर्मनाक हार कभी नहीं हुई थी। उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। तब कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस 2014 में 50 सीटों के नीचे सिमट कर रह जाएगी। इससे पहले कांग्रेस को 1999 में सबसे कम 114 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो फिर वापसी करेगी। हम लोगों ने 77 भी देखा है, उसके बाद हमने 89 भी देखा है, उसके बाद हमने आपको याद होगा 67 में जब विभाजन हुआ था, तब भी इंदिरा जी बहुत बड़ी सीटें लेकर के आई थी। उस वक्त लोग कह रहे थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो ये कांग्रेस ने कई मौकों पर ऐसी चीज देखी है, लेकिन हम इससे कोई घबराते नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम नई ताकत के साथ हमेशा वापस आए हैं। आजादी के 67 सालों तक देश ने गांधी परिवार को सिर आंखों पर बिठाया। बीच बीच में ऐसे अवसर जरूर आए जब कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, लेकिन कांग्रेस की ऐसी गत कभी नहीं हुई। 2014 का फैसला बताता है कि जनता ने सिंगल पार्टी रूल को पसंद किया है। केंद्र में बीजेपी को बहुमत, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को, ओडिशा में बीजेडी को और तमिलनाडु में एआईएडीएमके को भारी बहुमत मिला है। नई सरकार और नए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद भी जाहिर की है कि वो चाहती हैं कि तमिलनाडु के प्रति केंद्र सरकार का रुख मित्रवत रहे। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम से पहले एआईएडीएमके को अपने कुनबे में शामिल करने के लिए बेकरार बीजेपी का रुख अब जयललिता के प्रति क्या होगा। 2014 का फैसला एक सवाल और खड़े करता है, क्या भविष्य में केंद्र की राजनीति टू पार्टी सिस्टम की ओर घूमेगी? जिस तरह से बीजेपी को 30 सालों के बाद स्पष्ट बहुमत मिला है, उससे तो यही लगता है कि जनता ने एक पार्टी पर भरोसा किया है। क्या नरेंद्र मोदी को मिले इस बम्पर जनादेश को राहुल गांधी का युग शुरू होने से पहले ही खत्म होने का संकेत माना जाए? क्या इसे गांधी परिवार की सत्ता में पकड़ का संकेत माना जाए? क्या ये दो पार्टियों के बीच में एक नई जंग की शुरुआत का संकेत माना जाए, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है, यानी देश एक नई दिशा की ओर। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश ने फैसला सुना दिया और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शिवसेना के नेता मनोहर जोशी मौजूद हैं। स्वागत है मनोहर जी आपका। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हिलाल अहमद साहब हैं और हमारे साथ इस वक्त जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज कुमार साहब मौजूद हैं। स्वागत है मनोज जी आपका। मनोज जी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मनोज जी कि उसके बाद भी आज इस मौके पर जब देश ने एक डिसिसिव मैंडेट दिया है, एक ऐसा बहुमत दिया है जिसके बाद सरकार मजबूत फैसले ले पाने की स्थिति में होगी, आप हमारे साथ आए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपने मंजूरी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस फैसले को देखने के बाद पहला कमेंट, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहला कमेंट आपका मैं चाहता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और वो दीदावर और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। पूछिए कुछ। तो मैं ये समझूं कि आपने ये जो भगवा आज ओढ़ा है ये नरेंद्र मोदी के समर्थन में ओढ़ा था। ये कोई आज की बात नहीं ये कोई आज की बात नहीं है। मेरे तो घर का रंग भी भगवा है जी, मेरा मन भी भगवा है जी। तो ये कोई भगवा मेरा जो है ये दिखाने के लिए नहीं है। अगर आप नहीं जानते भगवा कलर क्या होता है, भगवा कलर आपको सर्दी से बचाता है, और ग्रीन कलर जो है वो आपके दिमाग को ठंडा रखता है। अगर आप देखें कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं एयर कंडीशन में, तो भी वो ग्रीन पहनते हैं जी। इसको हम रिलीजन के साथ जोड़ें, ये जोड़ें, तो मेरा ख्याल वो ठीक नहीं। जी जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। हिलाल जी जी जी, हिलाल साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, और मनोहर जोशी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त शिवसेना की तरफ से। मनोहर जी, सबसे पहले बधाई आपको, आज मिठाई तो खूब खाली होगी आपने।
धन्यवाद। बहुत खुशी है मुझे, और जब मुझे बुलाया गया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, तभी से मैंने तय किया था कि यहाँ मैं जरूर जाऊंगा और पूरे देश को कहूँगा, मोदी जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना ये केवल बीजेपी के लिए अच्छा है, इतना ही नहीं तो पूरा देश का ये सौभाग्य है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जोशी जी, जीत हासिल करना एक चुनौती थी और असल चुनौतियां अब शुरू होंगी, आपको नहीं लगता ऐसा? फिर एक बार कहूं, मुझे क्या कहा आपने? जी, मेरा कहना यह है कि जीत हासिल करना एक चुनौती थी जिसमें जनता ने पूरी तरह से साथ दिया। आपको नहीं लगता कि अब बड़ी चुनौतियां हैं, असल में कांटों का ताज है जो पहन लिया उन्होंने? हाँ, ये बात तो सच है, शासन चलाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो चलाने के लिए पहली बात लगती है कि आदमी मन से तैयार होना चाहिए, उनका भरोसा होना चाहिए कि हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये पूरा भरोसा मोदी जी के मन में है। और इसलिए मेरी खुशी, ये मैं सोचता हूँ कि हर भारतीय के मन में यही खुशी है कि आज मोदी जी जैसा सज्जन इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन आप तैयार हैं? जितनी उम्मीदें लोगों ने जोड़ ली हैं नरेंद्र मोदी के साथ अपनी, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आएंगे, वाकई अच्छे दिन आ जाएंगे? हाँ, ये बात तो सच है, लोगों की आशाएं बढ़ी है। अभी तक लोगों ने सालों के लिए कई सरकार देखी थी, वो कांग्रेस चलाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी को जितना चाहिए उतना बहुमत मिल गया, तो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। अभी जिम्मेदारी रहती है तो मोदी और उनके सरकार की, और मुझे ये भरोसा है कि ये परीक्षा में भी मोदी जी पारित होंगे और लोगों को, पूरे देश को अच्छा सरकार देंगे। लेकिन कैसे पारित होंगे? उन्होंने तो चुनाव जीत लिया, लेकिन उनके एक बड़े मजबूत सिपह सालार अमृतसर से चुनाव हार गए। देखो, ये बात तो समझने की बात होती है। ऐसे चुनाव में कोई एक आध दूसरा आदमी हार गया, इसका मतलब पूरे पार्टी को दोष देना ये नहीं है। मैं तो अच्छी बात देखना चाहता हूँ हर समय, और मुझे यह अच्छी बात लगती है कि लोगों को बदलाव चाहिए था, वो बदलाव लोगों ने किया है। अभी काम रहा वो जो मंत्रिमंडल नया बन जाएगा उसका और शासन का। तो मंत्रिमंडल में होंगे कि नहीं जेटली जी? और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है। वो जो उदाहरण है वो गुजरात स्टेट का है, और गुजरात में जैसे सुधार हुए वैसे सुधार पूरे देश में होंगे, यही लोगों की आशा है। खास करके गरीब लोग बातें सुनकर उनको अभी समाधान नहीं मिलता है, उनको कृति चाहिए, और जी विश्वास मेरा है जी कि लोगों को अच्छी कृति करके दिखाकर जी मोदी जी जो शब्द दिया है जनता को वो पूरा करेंगे। मनोज कुमार जी, मैं हिलाल साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहता हूं। लोगों की उम्मीदें बड़ी सारी जुड़ गई हैं। नरेंद्र मोदी को लोगों ने अगर छप्पर फाड़ के वोट दिया है तो लोग ये भी चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ लें फिर अच्छे दिन उसी दिन से शुरू हो जाएं, इंतजार न करना पड़े उसके लिए। देखिए, पहली बात यह है कि हम देशवासी सोए हुए थे, इन्होंने हमें जगाया। जब जगाया तो हमको पता लगा कि असलियत क्या है, किसको अपना नेता चुनना है। बाकी रही कि बहुत सी आशाएं हैं, बहुत से वादे किए उन्होंने। आप ये देखिए कि एक छोटी सी फुलवाड़ी है, उसमें हम अगर एक बीज बोते हैं फूल उगने के लिए तो उसको समय लगता है। मोदी साहब कुछ यूं करके एकदम नहीं कर देंगे, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मोदी साहब का और मेरा संबंध 1982 या 84 से है। वो जो काम नहीं कर सकते उसका वादा नहीं करते। अगर उन्हें वादा किया है
तो उसको निभाएंगे। ये उनकी खासियत है और उनमें कोई ये नहीं कि ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं चाय बेचता था, मेरी माँ दूसरों के बर्तन साफ करके हमको खिलाती थी। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आज वो सत्ता में आ रहे हैं या नहीं। मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, लेकिन मैं आदमी दरबारी नहीं हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए ना मुझे टिकट लेनी चाहिए, ना मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक देश का नागरिक हूँ। देश के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, और आज तक जो चला आ रहा था कि इसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसकी बेटी वही राज करेंगे। जी, सन ऑफ ए डॉक्टर कैन नॉट बी डॉक्टर। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो डॉक्टरी पास ना करे। सन ऑफ एन एक्टर कैन नॉट बी एन एक्टर जब तो एक्टर नहीं बने। जी, तो सन ऑफ ए पॉलिटिशियन, हाउ कैन ही बिकम ए पॉलिटिशियन? कि जब तक वो समझे नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं समझूं कि मैं समझा था कि मेरा बेटा कुणाल सबसे बेहतर है, मेरी बेवकूफ़ी थी, वो फ्लॉप हो गया। ये देखना चाहिए कि क्या इस लायक है कि नहीं, या ये पुरखों की कमाई हुई जायदाद जो है, जो उस पे उस नाम को कैश कर रहा है, ये बातें गलत हैं। और अब ये मैं देख रहा था टीवी कि प्रियंका जी को लाओ, कांग्रेस को बचाओ। कुछ अच्छे टेस्ट में नहीं है। अगर हार गए हैं, ठीक है, हार जीत चलती रहती है जी। उसमें ये नहीं कि एक बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाए और माँ से कहे, बाप से कहे कि मैंने वो दूसरे क्वेश्चन किए, याद किए थे और ये नहीं किए थे। तो उसमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, अपने आप को सही करना चाहिए कि ये हमारी गलती थी, इसको ठीक करें। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत साफ शब्दों में आपने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिस पर हमें आगे चर्चा के बिंदु मिल गए हैं। हिलाल साहब, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। मनोज जी ने जो बातें की हैं उसके आधार पर मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, क्या कांग्रेस इस बात को कबूल करती है कि देश की जनता ने राहुल गांधी को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है और हम भावुक लोग हैं, बहुत जल्दी फैसलों पर पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल है सीधा सा। जी जी जी, नहीं लगता तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ? जी, इसी पे हमने कहा कि बहुत जल्दी में हम लोग जो हैं वो फैसलों पे पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर हम निश्चित रूप से हारे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रही है, और जब कभी भी हारती है तो पूरी पार्टी हारती है। उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को बता देना कि उसकी वजह से हारे हैं, या किसी एक व्यक्ति विशेष को कहना कि उसकी वजह से मैंने ये नहीं कहा कि उसके साथ न्याय संगत नहीं है। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है जनता ने उनको नकार दिया? नहीं, उसी वजह से हमने कहा, बात तो एक ही है, बिल्कुल नहीं नकारा है। उनको कहां से नकारा है? वो तो अपनी सीट से जीत करके आ रहे हैं। तो इस वजह से ये कहना कि सर, वो केवल सांसद के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, सबको पता है कि अगर कांग्रेस के पास बहुमत होता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। देखिए, ये भी मीडिया का कहना है कि अगर उनके पास बहुमत होता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। राहुल गांधी को पहले भी कहा गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मनमोहन जी को हटाकर जो है नई बात बता रहे हैं आपने। मनमोहन जी को हटा करके नहीं, यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो तो हमेशा से चाहते थे 2009 में तो हमने देखा था सोनिया जी ने राहुल की फोटो पर हाथ रखकर मनमोहन जी का फोटो आगे किया था। जी जी 2009 से 14 के बीच में अगर कभी राहुल जी को कहा गया हो तो आज आप बता दीजिए, हमें तो याद नहीं पड़ता। नहीं, उनसे कार्यकर्ता बराबर कहते रहे हैं, बराबर उनसे कहते रहे हैं कि आप जो है वो अब आ जाइए। मनमोहन सिंह साहब ने खुद ने कहा था, और तो किसी जाने दीजिए बात, उन्होंने खुद ने कहा था कि राहुल जी जो है अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं। मनमोहन साहब ने खुद ने कहा था ये बात तो, लेकिन वो उन्होंने हमेशा मना किया इस चीज को। तो इस वजह से ये कहना कि राहुल जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं इसके बाद, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी। उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, और इस वक्त भी जब उनका नाम प्रोजेक्ट करने का था तो साफ कहा गया कि नहीं, ये जो है कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, हमेशा सीएलपी ने चुना है। तो इस वजह से ये कह देना कि उनको नकार दिया गया है या वो प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, ये सारी की सारी बातें मीडिया के अंदर है। कांग्रेस के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर बहुत क्लैरिटी है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस ये चुनाव हारी, जिसके कि नेता राहुल जी थे, और राहुल जी ने खुद ने आज बाहर निकल करके उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी भी ली है। चलिए, मैं वापस आऊंगा तो आपसे और सवाल इस पर जरूर पूछूंगा हिलाल साहब।
कि जनता नकार दे, इसका मतलब क्या होता है? अगर एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 10 साल देश पर राज किया हो पिछले, और वैसे देश के इतिहास में 50 साल से ज्यादा राज किया हो जिस पार्टी ने, उस पार्टी को अगर 50 सीटों पर सिमटना पड़े तो नकारने की परिभाषा उस पार्टी को दूसरी तलाशने की जरूरत क्यों पड़ती है?